एक वीडियो आपको याद होगा जिसमें किसान आंदोलन के दौरान देश विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ एक शख्स जाता है और वह भारत माता की जय के नारे लगाने शुरू कर देता है। आज खास मुलाकात प्रोग्राम में उसी शख्स से हमने मुलाकात की। जान भी चली जाए तो मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत छोटी चीज़ है। और वो जब उनकी याद आती है तो मन अंदर से बड़ा भावुक हो जाता है। न्यूज़ 43 के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और आज हम मिल रहे हैं नजफगढ़ का भगत सिंह कहे जाने वाले सुखचैन सिंह से। सुखचैन जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अखिलेश जी। सुखचैन जी, आपको नजफगढ़ का भगत सिंह कहा जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी आइडियोलॉजी को लेकर चलता है और कुछ महापुरुष ऐसे होते हैं जिनकी स्मृतियाँ उसके जीवन में समा जाती हैं। जी, मुझे बचपन से ही भगत सिंह के बारे में पढ़ने का मौका मिला और वो जिस प्रकार का राष्ट्रवाद और देशभक्ति लेकर चलते थे, कहीं न कहीं मेरे जीवन में भी उनका समाहित होना लाजमी था। जी। उसके बाद जैसे जैसे जीवन आगे चलता गया, बचपन में स्कूल टाइम में भाषण देना, किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेना, तो कहीं न कहीं देशभक्ति का टच उसमें रहता था। और उसके बाद अब आगे जाकर हमने कई जगह तिरंगे झंडे का सम्मान किया। उसके बाद कई जगह पे शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमाओं का अनावरण भी हमने कहीं न कहीं किया। तो उसके कारण देखिए, वो बहुत बड़ी शख्सियत है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये भगत सिंह को मानते हैं, तो इसलिए कह देते हैं कि ये नजफगढ़ का भगत सिंह है, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। कैसा लगता है जब आपको नजफगढ़ के भगत सिंह की संज्ञा दी जाती है और कहीं ना कहीं भगत सिंह आपके आइडियल भी हैं? जिस व्यक्ति को आप अपना आइडियल मानते हैं तो कहीं न कहीं उसके साथ जब आपका नाम जोड़ा जाता है तो मन में एक खुशी तो होती है। लेकिन वो बहुत बड़े वीर थे, वो ऐसे देशभक्त थे जिन्होंने छोटी सी आयु में और उसके बाद कॉलेज के संघर्ष में और कहीं न कहीं देशभक्ति में माँ भारती की बेड़ियों को तोड़ने में जो उन्होंने काम किया, और स्वयं फांसी चढ़ जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग फांसी चढ़े हैं, लेकिन उनकी फांसी चढ़ने के बाद युवाओं के अंदर एक जो जोश और जज्बा मातृभूमि के लिए जागा, और 1932 के बाद 1947 तक देश आज़ाद हो गया। ये एक बड़ा छोटा सा कार्यकाल था और मैं समझता हूँ कि ये शहीद आजम भगत सिंह के कारण ही संपूर्ण हो पाया। किसान आंदोलन के दौरान एक छोटी सी घटना न्यूज़ 43 के माध्यम से दिखाई गई थी, जिसमें कुछ अराजक तत्वों को लेकर आपने कुछ विरोध किया था। क्या थी वो घटना? हमारे दर्शकों को आप खुल के बताइए। देखिए, इस देश के लिए किसान और जवान ये बड़े मार्मिक विषय हैं, और जब कहीं पर किसान की और जवान की बात आती है तो कहीं न कहीं मन में एक स्थान बन जाता है कि भाई नहीं, इनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन उनका चोला धर कर कुछ अराजकवादी लोग इस देश को तोड़ने की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक घटना हुई थी JNU के अंदर, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जी, इस प्रकार की घटना हुई थी। और उसमें आपने शायद देखा होगा कि बहुत सारे CPI के लोग और कांग्रेस के जो तथाकथित युवराज हैं वो भी वहाँ पर पहुँच गए थे। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं देखिए, किसानों की बात अलग है, लेकिन उनके पीछे छिपकर देश को तोड़ने के लिए अगर कुछ लोग आगे आएंगे तो वो कैसे बर्दाश्त हो जाएगा। 8.5 लाख वीरों ने शहादत दी थी, और मैं जिस गांव से ताल्लुकात रखता हूं, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ, वो दिचाऊ कला गांव है। और उस गांव से भी 5 लोग ऐसे थे जो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर शामिल थे, जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की INA फौज के अंदर काम करते हुए देश को आज़ादी दिलवाने की ताकत मजबूत की थी। और मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद भी 1971 का जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में भी हमारे गांव के मुख्तियार सिंह पहलवान और अजीत सिंह जी शहीद हुए थे इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए। तो ये आज़ादी दिलाना जितना ज़रूरी था, इसको बरकरार रखना भी उतना ज़रूरी है। आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो देश को तोड़ने की ताकत जो रखते हैं उनको ख़त्म करना भी हमारा कर्तव्य और देशभक्ति बनती है। नजफगढ़ में भगत सिंह चौक पर किसान आंदोलन के दौरान कुछ लोगों ने देश विरोधी नारे लगाए थे, जैसा हमें पता लगा।
तो वो वाली घटना के बारे में कुछ बताइए कि हुआ क्या था उस दिन। देखिए, जब किसान आंदोलन चल रहा था, 26 तारीख की ये घटना है, और तथाकथित किसानों की यूनियन ने एक ऐलान किया था कि हम उस दिन एक पीस मार्च निकालेंगे, ट्रैक्टरों का एक शांति मार्च होगा। लेकिन शाम होते होते आपने देखा होगा तिरंगे झंडे का अपमान किया गया, लाल किले पर वो लोग पहुंच गए। तो मैं भी कहीं ना कहीं नजफगढ़ में जो भगत सिंह चौक है वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो वहाँ देखता हूँ कि मैं कुछ देश विरोधी नारे, अराजक तत्व लगा रहे थे। तो मैं उनके पास गया कि भाई ठीक है, आप सरकार का विरोध कीजिए, आप किसानों का समर्थन कर रहे हैं आप, लेकिन वो देश को तोड़ने वाले नारे लगा रहे थे। वो कह रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो ये हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और कोई भी राष्ट्र भगत नागरिक जो देश की तरक्की और उन्नति चाहता है, वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है? तब मैंने वहाँ जाकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद के बाद जब मैंने भारत माता की जय बोला और वंदे मातरम का जब नारा लगाया, तो उन लोगों ने बिल्कुल भी वो शांत हो गए और उन्होंने मेरा कोई साथ नहीं दिया उन नारों में। लेकिन उसके बाद परिणाम एक और हुआ, जहां वो भारत के टुकड़े होंगे और इस प्रकार के देश को तोड़ने वाले नारे लगा रहे थे, तब तक सब चुप थे। लेकिन जब मैंने भारत माता के नारे लगाने शुरू किए तो वो अराजक लोग तो चुप हो गए, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग वहाँ पर मुझे सुन रहे थे, कहीं ना कहीं उन्होंने मेरा साथ देना शुरू किया। और जब वहाँ पर एक बड़ी संख्या देशभक्तों की हुई और भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष हुआ, तो वो देश को तोड़ने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग वहाँ से खिसक लिया था। जी, इतनी हिम्मत कैसे ला पाते हैं सुखचंद जी? हमने देखा उस वीडियो के अंदर आप अकेले उस ग्रुप के पास गए, उस ग्रुप को आपने चेतावनी भी दी और चेतावनी देने के बाद आप अकेले ही भारत माता की जय आपने करना शुरू कर दिया था। तो इस हिम्मत का राज क्या है? देखिए, इस देश को बहुत सारे लोगों ने लूटा है जी, और यदि आप इस देश को लूटना चाहते हैं तो लूटने के लिए इस देश में बहुत कुछ है जी। लेकिन मैं समझता हूँ यदि आप इस देश को कुछ देना चाहते हैं तो ये जीवन भी कम है जी। आप ठीक बोल रहे हैं। बहुत सारे लोग खड़े थे वहाँ पर जो देश विरोधी लोग थे, जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे। कहीं ना कहीं मन में भय आता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वो स्थान इतना पवित्र है, वहाँ पर भगत सिंह का स्टैचू लगा हुआ है और भगत सिंह को देखने के बाद भी यदि भारत माता के लिए मेरे मन में भय आए, उसको जो तोड़ने की बात कर रहे हैं मैं उनके खिलाफ हूँ और तब मेरे मन में भय आए, तो कहीं ना कहीं इस देश की मिट्टी का मैंने नमक नहीं खाया है, इस देश की मिट्टी से पैदा हुआ मैंने अनाज नहीं खाया है। तो पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से क्या जोश जागा और मैं उन सब लोगों के बीच में बैठ गया। बहुत सारे लोगों ने कहा कि तू चला जाए यहाँ से, भारत माता की जय मत लगा। वहाँ पर जो अराजक लोग खड़े हुए थे, लेकिन मेरे मन में एक रत्ती भर भी भय नहीं आया और तब जाकर जोश मेरा और ज़्यादा बढ़ गया जब स्थानीय लोग मेरे साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष लगाने लगे। तो निश्चित रूप से इस देश के लिए अगर जान भी चली जाए तो मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत छोटी चीज़ है, क्योंकि 8.5 लाख लोगों ने शहादत देकर ये आज़ादी पाई है भाई। जी, कहा जाता है कि वो स्थानीय लोग भी नहीं थे, बाहर से आए हुए लोग थे। इस विषय में कितनी सच्चाई है? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है जी। जो नजफगढ़ का आदमी है वो कहीं ना कहीं देशभक्त आदमी है और देशभक्ति के साथ साथ उनके अंदर एक ऐसा जज्बा है कि इस देश को आत्मनिर्भर बनाना है या इस देश को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करना है। ये जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे ये सभी लोग बाहर से आए हुए थे, पता नहीं कैसे ऊट पटांग से चेहरे थे उन लोगों के, और वो वहाँ पर खड़े होकर कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों के मन में एक भय बैठाना चाहते थे। और वहाँ पर बहुत सारे लोग डरे सहमे खड़े थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग कहाँ से आ गए, ये इस प्रकार का वहाँ पर माहौल था। लेकिन उस माहौल को बदलने में थोड़ा ही समय लगा। जब हम खड़े हुए तो कहते हैं ना कि एक आदमी जब खड़ा होता है तो उसके पीछे अपने आप भीड़ खड़ी हो जाती है। तो जब हम खड़े हुए तो हमारे साथ हजारों लड़कों की भीड़ वहाँ पर खड़ी हो गई। वहाँ से जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे वो लोग खिसक लिए वहाँ से। तो इसको ऐसा कहा जाए कि आपने उनका आयोजन विफल कर दिया? आयोजन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मैंने उनका षड्यंत्र जरूर फेल किया है जी। जो षड्यंत्र कुछ लोग चाहते थे कि इस देश के टुकड़े हों, इस देश के अंदर आपस का भाईचारा ख़त्म हो, इस देश में जो सौहार्द का जो एक बहुत अच्छा समय चल रहा है वो ख़त्म हो जी। और मैं समझता हूँ कि कोरोना काल के बाद एक बार पुनः ये देश प्रगति की
दौड़ में आगे निकल रहा है। आपने देखा होगा कि जो देश एक भी किट नहीं बना पाता था, जिस देश में केवल 49,000 वेंटिलेटर थे और जिस देश के अंदर एक भी मास्क नहीं बनाया जाता था, जी। आज वो देश मतलब देश के अग्रणीय देशों में खड़ा है जी। और कहीं ना कहीं अमेरिका और इटली जैसे देश जिनके अंदर हेल्थ की फैसिलिटी बहुत अच्छी थी, वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ गए और हमारा देश एकजुट होकर भाईचारे का प्रतीक देते हुए और बहुत आगे निकल रहा था। लेकिन उसको तोड़ने का काम ये लोग कर रहे थे जी। और उस षड्यंत्र को विफल करने का काम कहीं ना कहीं हम लोगों ने किया है जी। तो इसके लिए मुझे खुशी होती है। आप अपने परिवार के बारे में कुछ दर्शकों को बताइए, क्योंकि आपको लेकर काफ़ी लोग जानना चाहते हैं कि सुखचैन सिंह हैं कौन, क्या उनका परिवार है, क्या मतलब उनकी पृष्ठभूमि है, इसको लोग जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा गांव दिचाऊ कला है जी। और मेरा परिवार एक बेसिकली किसान परिवार है। मेरे पिताजी किसान थे, पिछले कुछ समय पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको कैंसर था जी। तो वो किसान थे। मैं भी किसानी में उनका बहुत ज़्यादा सहयोग करता हूँ। उनके जाने के बाद सारा काम हम संभालते हैं। हम 3 भाई हैं, एक भाई हमारे बीच में नहीं रहा है, जो सबसे छोटा है वो भाई है। तो खेती बाड़ी का काम है, कुछ हमारा अपना बिजनेस है, उस बिजनेस को हम करते हैं जी। और जो समय बचता है वो भारत माता के श्री चरणों में समर्पित है, समाज सेवा का काम करते हैं और लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जगे और ये राष्ट्र ही सर्वोपरि है, इस भावना के लिए हम काम करते हैं, युवाओं को साथ जोड़ते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और विवेकानंद जैसे लोगों के विचारों को युवाओं के अंदर ढले, ऐसा काम करते हैं। नजफगढ़ देहात में जहाँ बहुत छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती थी, तो वहाँ आप इससे अछूते कैसे रह गए? देखिए अखिलेश जी, कहीं ना कहीं इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार जो हैं वो मेरे मन में थे। मैं बचपन से ही स्वयंसेवक हूँ और शाखाओं में जाता हूँ, तो मन में कहीं ये भावना थी कि स्वयं के लिए नहीं, कम से कम ये जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित हो और इसीलिए ये शादी विवाह ऐसे बंधनों में मैं बंधना नहीं चाहता था। आपके इस निर्णय पर परिवार ने कितना साथ दिया? मेरा परिवार मेरे साथ है और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बचपन से ही मेरे पिताजी भी स्वयंसेवक थे और मेरे चाचा जी सुरेंद्र जी हैं, वो पहलवान हैं और जब मैंने उनको अपने इस निर्णय के बारे में बताया तो उन्होंने मेरा सबसे पहले स्वागत किया और कहा कि ठीक है, आप राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, आपकी ऐसी भावना है तो आप राष्ट्र के लिए काम कीजिए। और तब से मुझे ऐसी कोई परेशानी तो आई नहीं और हम राष्ट्र के काम में लगे हुए हैं। सुखचैन जी, आप हमेशा मस्त रहते हैं, तो आपके जीवन में कभी जब दुख या निराशा आती है तो आप क्या करते हैं? दुख और निराशा मैं समझता हूँ कि जब आप सात्विक काम के लिए करना शुरू करते हैं कोई भी काम, तो जो परमात्मा को समर्पित जो काम होता है, जो राष्ट्र के लिए समर्पित काम होता है, तो उसके बाद निराशा और आशा इनके बीच में कोई ज़्यादा स्थान बचता नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, जब भी आप कोई राष्ट्र के लिए समर्पित काम करना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको आलोचनाओं का शिकार होना पड़ेगा। आलोचना का शिकार होने के बाद दूसरा जो सेकंड फेज आता है वो आपका तिरस्कार का समय आता है जी। और थर्ड फेज में आप लोग आपको स्वीकार करते हैं और वो आपको सम्मान देते हैं जी। तो मेरे लिए ये निराशा का भाव मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है और निराशा तब होगी जब मैं स्वार्थ के लिए कोई काम करूं। मैं जो भी काम करता हूं वो या तो राष्ट्र के लिए समर्पित होता है या परमार्थ के लिए काम होता है। मेरा व्यक्तिगत इस जीवन में कुछ है नहीं। जब से मैंने शादी विवाह ना करने का निर्णय लिया था उसके बाद जो भी काम है वो सब राष्ट्र के लिए समर्पित है या परमार्थ के लिए है। जी। जब भी आप कोई नजफगढ़ में प्रोग्राम करवाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं की होती है, तो कहीं ना कहीं आप युवाओं के बहुत चहेते हैं, तो इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, जिस प्रकार से घड़ा जब कच्चा होता है तो हम उसे अपने हिसाब से उस डिज़ाइन को मोल्ड कर सकते हैं, उसको मोड़ सकते हैं, उसको जो हम डिज़ाइन देना चाहते हैं वो दे सकते हैं जी। लेकिन जब घड़ा पक जाता है तो उस घड़े को हम कोई भी डिज़ाइन नहीं दे पाते। इसी प्रकार से युवाओं में सीखने का एक जज्बा रहता है, वो बहुत ज़्यादा कुछ सीखना चाहते हैं और जब वो कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो वो सीखने के लिए
प्रेरणा स्रोत पाते हैं। तो हम कहीं ना कहीं उन सब युवाओं को एक नई दिशा देना चाहते हैं जी। और सबसे ज़्यादा अगर कोई इस देश को आगे लेकर जा सकता है तो आप जैसा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बताते हैं कि ये युवाओं का देश है और युवाओं के अंदर संभावनाएं हैं। तो मैं खुद से भी ये कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को साथ जोड़ा जाए, युवाओं तक अपने विचार पहुंचाए जाए और वही युवा इस राष्ट्र को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी। समाज सेवा और राजनीति, इन दोनों को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, राजनीति और समाज सेवा यूँ कहें तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जी। लेकिन आजकल की जो आधुनिक राजनीति है वो कहीं ना कहीं स्वार्थ को ज़्यादा प्रभावित करती है। आजकल राजनेता जितने भी मिलते हैं और अमूमन लोगों के अंदर भी ये दिमाग घर कर गई है कि राजनीति जो करता है वो ठीक आदमी नहीं होता है, वो अपने लिए स्वार्थ के लिए ज़्यादा करता है। मैं समझता हूँ राजनीति कोई प्रोफेशन नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई धंधा नहीं, ये एक ऐसी जगह है जिसके द्वारा हम लोगों के कल्याण का भी काम कर सकते हैं। जी। आज तक मैं समझता हूँ हम किसी पार्टी के वर्कर तो हैं लेकिन हम नेता नहीं हैं, राजनीति नहीं करते हैं। मैं समझता हूँ कि हम जो युवाओं का एक ग्रुप है हमारा, वो समाज सेवा ज़्यादा करता है, लोगों का उत्थान कैसे हो और उत्थान के साथ साथ भी उसके अंदर राष्ट्रवाद जुड़ा होना चाहिए जी। क्योंकि राष्ट्रवाद के बिना जब तक हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं जगेगा और मातृभूमि के भी इतिहास के बारे में हमें पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम पुनः विश्वगुरु नहीं बन सकते, पुनः इस राष्ट्र को पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने वाले स्थान पर नहीं पहुंचा सकते। जी। तो राजनीति एक क्षेत्र है जिसके द्वारा हम समाज सेवा कर सकते हैं, लेकिन राजनीति प्रोफेशन नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। जी। राजनीति की अगर हम बात करें तो किस नेता से आप सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं? देखिए, जब हम छोटे से थे तो अटल जी के बारे में बड़े किस्से सुना करते थे, उनको टेलीविज़न पर देखा करते थे। जी। तो एक बार मुझे मौका मिला कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में उनके दर्शन हुए। जी। तो मैंने उनको पैर छुए और पैर छूने का भी मतलब है कि मैंने उनको जब दंडवत प्रणाम किया और मैं उठा नहीं जी। तो उन्होंने मेरे को उठाया जी। और उन्होंने कहा कि इस देश का अगर कोई कार्यभार किसी के कंधों पर है तो वो युवाओं के कंधे पर है। तुम मुझे दंडवत प्रणाम नहीं, मेरे साथ खड़े होकर इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम करें। जी। ऐसा सुखचैन मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो मुझे आज भी वो क्षण मुझे आज भी स्मरण है और याद आते हैं। अगर आपके हाथ में जादू की छड़ी दे दी जाए तो आप नजफगढ़ में किस किस क्षेत्र में या किस किस व्यवस्था में बदलाव लाना पसंद करेंगे और क्या बदलाव लाना पसंद करेंगे? मैं सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव लाना चाहूँगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा दिया है, एक ऐसा प्रकाश है जो व्यक्ति के जीवन में निखार लाता है, नई ऊंचाइयों को, नए रास्तों को खोलता है। जब तक आदमी शिक्षित नहीं होता वो अंधेरों में भटकता रहता है। तो सबसे पहले मैं शिक्षा के क्षेत्र में चाहूँगा कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है या नजफगढ़ का जो छोटा सा कस्बा है उसके अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, उसमें मैं सबसे पहले क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहूँगा। और जितनी भी यूपीएससी की परीक्षाएं हों या बड़े बड़े क्षेत्रों में लड़के हों, बिजनेस में हों, ये यहाँ पर जाएं, इसके लिए सबसे पहला काम हम यही करेंगे। दूसरा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है तो यहाँ की फिज़िकल हेल्थ बड़ी अच्छी होती है लड़कों की जी। लेकिन आज भी इस क्षेत्र को वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही जिसके लिए ओलंपिक के खेलों में बच्चे जा सकें जी। तो दूसरा काम हमारा ये होगा। और तीसरा, अपराध मुक्त क्षेत्र होना चाहिए जी। जिस प्रकार से हम देखते हैं आज भी निरपराध लोग मारे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अपराध के क्षेत्र में भी अंकुश लगना चाहिए। ये काम मेरा सबसे प्रथम काम होगा। जी। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को संदेश देना चाहता हूँ कि ये जीवन बार बार नहीं मिलते हैं और इस जीवन में कुछ ऐसे काम करके जाने चाहिए कि जो आने वाली सदियाँ, आने वाली पीढ़ियाँ हमें याद करें कि जीवन अगर जीना होता है तो उस व्यक्ति की तरह जियो
जो राष्ट्र के लिए समर्पित हो, जो देश के लिए समर्पित हो और हमारी आने वाली जो युवा पीढ़ी है उनके लिए समर्पित हो। सुखचैन जी, आपके जीवन में सबसे बड़ा दुख का क्षण कब था और क्या था? मैं आपको बताना चाहता हूँ अखिलेश जी, मेरे पिताजी मेरे लिए सबसे प्रिय थे जी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, रात को 2 बजे के करीब मेरी माँ आती है और मेरे को आवाज़ लगाती है कि सुखचैन, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे हैं। जी। और मैं उनके पास जाता हूँ तो वो बैठे हुए थे, उनको कैंसर था। तो मैं बोला हाँ पिताजी बताइए। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप थोड़ी देर मेरे साथ बैठिए। मैंने कहा आपको दर्द है? उन्होंने कहा नहीं दर्द नहीं है। तो जैसा अगले दिन का अपॉइंटमेंट था डॉक्टर का, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपको अगर दर्द है तो मैं अभी आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, मेरा मन था कि भाई तुम मेरे पास आओ तो बैठो थोड़ी देर जी। तो मैं उनके साथ बैठा रहा। फिर अगले दिन का अपॉइंटमेंट था, तो जब हम उनको डॉक्टर के पास लेकर जा रहे थे तो किसी उनके मित्र का एक फ़ोन आया। तो उस फ़ोन की रिंगटोन मुझे आज भी याद है। उन्होंने रिंगटोन लगाई थी, ऐ मालिक तेरे बंदे हम। जी। और उसको सुनकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे आज पिताजी नहीं रहेंगे। फिर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ, वहाँ से हम वापस आए और शाम को 4 बजे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। वो भावुक क्षण मुझे आज भी याद है, और वो जब उनकी याद आती है तो मन अंदर से बड़ा भावुक हो जाता है। और मेरे पिताजी हमेशा मेरे सभी निर्णयों में मेरे साथ थे। जैसे मुझे शादी नहीं करानी तो वो तब भी मेरे साथ थे, मुझे राष्ट्र का काम करना है वो तब भी मेरे साथ थे जी। और उन्होंने मुझे कहा था कि जो भी करो वो सच्चे मन से करना है, राष्ट्र के लिए करना है और परमार्थ के लिए करना है। जीवन में कभी भी स्वार्थ हित को देखकर कोई काम नहीं करना है। जी। वो सबसे भावुक मेरे लिए क्षण था। ये थी हमारी खास मुलाकात मुजफ्फरगढ़ के भगत सिंह कहे जाने वाले सुखचैन सिंह के साथ। इस बातचीत में आपको सुखचैन सिंह की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम जिएंगे और मरेंगे, है वतन तेरे लिए। न्यूज़ 43 चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें